ओके, स्टार्ट करें। हाँ बच्चों, बताइए कहाँ तक पढ़ा दिया। टेबल पढ़ाना है या पढ़ा दिया? टेबल नहीं पढ़ाया अभी। ओके, तो इसका मतलब वो तो बता दिया होगा ना यार। कुछ डेफिनेशन बताई होगी ना, 4 बताई होगी। बोलो, क्विक रिवीजन कर लें। ऑनलाइन वालों, साथ में मॉड्यूल रखना, मैंने बोल रखा था कि मॉड्यूल साथ में लेकर आना। मॉड्यूल ओपन कर लो। हमने जो बातें डिस्कस करी थी थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग टेबल डिस्कस करेंगे। टेबल में नंबरिंग करा दी शायद उस दिन मैंने। टोटल कितने नंबरिंग? 10। ओके, कुल कितने पैरामीटर थे? 4। कौन कौन से? एच, आई, काई, म्यू बताया था। एच, एच क्या होता है? नाम बताओ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है इसके अंदर? सब्सटेंस को इसमें रखते हैं किसके लिए? मैग्नेटाइजेशन के लिए। क्लियर है? एच का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला बी नॉट बाई म्यू नॉट या फिर बी एम बाई म्यू एम, यूनिट एम्पियर पर मीटर। समझ में आ गया? सेकंड था आई, नाम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फॉर्मूला आई इक्वल टू एम बाई वी, यूनिट एम्पियर पर मीटर। हेलो, क्या था इसका डेफिनेशन? induced dipole moment per unit volume is known as intensity of magnetization. Is it clear? Third one, magnetic susceptibility किसके रिप्रेजेंट करते हैं? काई। जैसे लिखता है ना एक्स में से कुछ लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था? आई बाई एच। क्या सिखाता है ये? काई क्या होता है? एक पैरामीटर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसको कितनी आसानी से मैग्नेट बनाया जा सकता है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? आ गया? कितनी आसानी से मैग्नेट बना सकते हैं, जिसका जितना ज्यादा काई होगा उसको उतना इजीली मैग्नेट बना सकते हैं। बोलो। नेक्स्ट क्या था? म्यू, मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी बताया था। परमेबिलिटी मतलब व्हाट? परमिशन देना। जिसका म्यू ज्यादा, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा पास करेगी। उल्टा बोलूं, जिसमें से फील्ड ज्यादा पास हो रही है उसका म्यू उतना ही ज्यादा। जिसका म्यू ज्यादा उसका म्यू आर ज्यादा, था ना? म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जिसका म्यू ज्यादा उसका म्यू आर ज्यादा। बोलो। फिर एक था रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर। क्या था वो? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई बताया था। फॉर वैक्यूम काई इक्वल टू 0, म्यू आर 1। फॉर एयर एट एसटीपी काई 0.04, म्यू आर 1.04। मेरी क्लास में होना था क्या यार? देखो, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कराओ, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है उसका। ओके, ऑनलाइन वालों बस थोड़ा सही कर रहे हैं। उसका धीरे धीरे माहौल बनता है। अभी ठीक चल रहा है, वो खर खर चल रहा है। नहीं, ये कहाँ से आ रहा है ये?
सही है क्या? अभी हल्के फुल्की चल रही है, उसका जो डिस्टरबेंस अगर वो बढ़ गया तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज तो सही चल रहा है। लीड है क्या दूसरा? दो ना। अब सही है, परफेक्ट। आवाज कम कराएं थोड़ा सा वॉल्यूम, हल्का सा कम कर दो, हल्का सा, क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंस हो रही है आवाज। हाँ, ऑनलाइन वालों वॉइस क्लियर है अब? ओके ठीक है, स्टार्ट करें। तो सुनो, ये जो हमने पैरामीटर डिसाइड किए उसके बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? कितने पार्ट में? नाम क्या क्या है? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड, इज इट क्लियर? तो ये जो तीन तरह के जो मटेरियल है, तीन पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, ये बिल्कुल तीन तरह के स्टूडेंट्स की तरह होते हैं। बता दिया था ये सारी, हो गया ना डिस्कस? अरे वाह, फिर तो टाइम बच, कहीं तो टाइम बचा। तो कितने तरह के? तीन। कौन कौन से? डाया, पेरा एंड फेरो। डाया कौन होते हैं? नालायक। पेरा एंड फेरो, टॉपर्स। बता दिया इसका मीनिंग। नालायक मतलब जो काम बोलते है उसका उल्टा करता है। शाणे मतलब जब तक क्लास में टीचर तब तक उसको फॉलो करेगा, टीचर क्लास से बाहर तो उसके रूल्स भी उसके साथ बाहर। डर है। फेरो कौन होते हैं? टॉपर्स। टॉपर्स का मतलब क्या? एक बार समझा दिया तो उसके बाद टीचर क्लास में हो या ना हो कोई फर्क, कॉमन सेंस लगाओ। डाया मतलब क्या हुआ फिर? पहले बात तो चाहता ही नहीं कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बनना। आप जबरदस्ती करोगे, उसको फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, बट इन तो मॉड्यूल में आपने देखा होगा डायामैग्नेटिक जहां लिखा है उसमें डायग्राम बना हुआ है एक। डायामैग्नेटिकल सेक्शन में देखो डायग्राम बना है, मटेरियल को फील्ड में रखा है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट किधर आया? अपोजिट आया है, नहीं आया समझ में? आ गया। नेक्स्ट, पेरा के अंदर कौन है पेरा? शाणा। शाणा मतलब क्या हुआ? दिमाग लगाओ। जब तक एक्सटर्नल फील्ड है उसमें आपने सब्सटेंस को रखा तो उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कब तक? जब तक फील्ड है। फील्ड को हटा दोगे तो वो फिर से क्या हो जाएंगे? रैंडम। फिर से क्या हो जाएंगे? नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? जीरो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या था वो? टोपर्स। मतलब क्या? आपने सब्सटेंस को फील्ड में रखा, फील्ड में रखा अलाइन हो जाएंगे। फील्ड हटा भी दोगे तो कुछ फर्क, थोड़े बहुत इधर रैंडम होंगे लेकिन फिर भी नेट इधर बचेगा। क्या वो मैग्नेटाइज हो गया? बोलो, समझ में आ गया? तो क्या ये एक जो स्टोरी बनाई है इससे एक हमें एक मोटा मोटा ओवरऑल व्यू मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि इसमें होने वाला क्या है। इज इट क्लियर? हेलो, नंबरिंग कराई थी आपको। कुल कितनी प्रॉपर्टीज? 10। सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ऑनलाइन वालों सब सही चल रहा है? मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा पढ़ाने में टेबल, लेकिन जब समराइज करूंगा 1 मिनट लगेगा, इसलिए पेशेंस पूरी ध्यान से सुनो। मैंने बोला था नोट्स सॉरी मॉड्यूल आपके सामने होना चाहिए। अगर मॉड्यूल आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आपके पास अगर पीडीएफ था तो उसमें से मैंने बोला था कि मैग्नेटिक मटेरियल वाला सेक्शन फोटोकॉपी करवा के अपने पास रखे। क्या आपके पास है? क्या आप लोगों के पास है? ओके, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है? कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। डाया का रीजन क्या है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ा है हमने कहीं पर, याद करो। एटॉमिक मैग्नेटिज्म में बताया था, न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, बताया था। उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, समझ में आया? तो डाया का रीजन क्या है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब तो यार ये हो गया कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सब्सटेंस है, उन सब में डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। क्योंकि जितने भी मटेरियल है, जितने भी सब्सटेंस है, वो बहुत, जितने भी मटेरियल है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बने हैं। और एटम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट सब में है। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सब में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होती ही है।
क्लियर है? तो क्या है ये? एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब इसके अंदर क्या होता है कि फील्ड जो है, फील्ड में रखने से इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है, वो चाहे तो भी सकते हैं, लेकिन बात वही है कि वो समझाने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता है, पूरा मैथमेटिक्स है। फिर भी फाइनली मुझे बाद में यही बोलना पड़ेगा कि डायमैग्नेटिक का रीजन क्या, याद रखे क्या? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो याद रख लो ना आपने क्या। हेलो, नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक का रीजन क्या? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसे ऐसे। हेलो, आपने ये भी पढ़ा होगा उसके अंदर कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पढ़ा? अच्छा, आज ही पढ़ा है। और जो पेड फॉर्म में होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो किसके साथ आई, किसका रीजन है, क्यों है? स्पिन की वजह से, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। क्लियर हो गया? थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। क्या है? थर्ड मतलब फेरोमैग्नेटिक का रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। ये क्या होता है फॉर्मेशन डोमेन, समझाता हूँ। जनरली जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं। किस में होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो। और ऐसे सॉलिड है, इसमें क्या होता है, ये डोमेन की फॉर्म में होता है। डोमेन मतलब ग्रुप्स बोल सकते हो, झुंड बोल दो, एक रीजन बोल दो। जैसे इस ग्रुप में जितने भी एटम होंगे उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इन सबका इधर, इनका इधर, इनका ऐसे ऐसे, ऐसे ये ग्रुपिंग में रहते हैं। समझ आ गया भाई? इस वाले ग्रुप के सभी मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इन सबके इधर, ऐसे। ओके, तो क्या हो गया? डोमेन का फॉर्मेशन। क्लियर है? जब तुम इसको फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो होता क्या है कि जिसका डोमेन ऑलरेडी इधर था, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, उसका डोमेन बढ़ेगा। जो किसी एंगल पे था वो इधर घूम जाएगा, जो अपोजिट था वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। फाइनली क्या होगा? सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया? यार इसको क्यों बंद कर रखा है? मुझे लग रही है गर्मी। मेरा काम हो गया। सुनो भैया, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन समझ में आया? हेलो, ग्रुप्स में, झुंड में, मतलब जो ये ग्रुप है उसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? इधर। इन ग्रुप का इधर। समझ में आया? फील्ड में रखोगे अलाइन हो जाएंगे। हेलो, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट समझ में आया, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। याद रखनी है मतलब कुछ कुछ चीजें। डाया का रीजन क्या है? बोलो। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेरा का? फेरो का? फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी पर जाओ। सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लिखा ना? उसके नीचे जगह लिखा होगा, थोड़ी सी जगह है वहां लिखिए ऐसा, बी एम इक्वल टू बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। देना एक मिनट। मॉड्यूल, मॉड्यूल आपके पास है, सेकंड प्रॉपर्टी है, उसके नीचे जगह बच रहा है ना, वहां लिखना है बी एम इक्वल टू वॉट? बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। ओके? हेलो, देखो मैं सारी बातें जो आपकी नहीं लिखूंगा इधर, मैं पहले बोल चुका हूँ टेबल आपके पास होना चाहिए, मेरा काम समझाने का है। अगर लिखते रहेंगे तो मतलब ही क्या रह गया फिर, है ना? समझो। फर्स्ट डायग्राम देखो, डायमैग्नेटिक में एक डायग्राम बनाया हुआ है, बनाया है, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आया। बोलो। तो क्या पुअर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन आता है? आता है। इसका मतलब जो ये बी इंड्यूस्ड है, क्या वो इधर आया? बी नॉट इधर आया, तो क्या इसमें से इस कुछ कम होगा? तो क्या ये बी एम का वैल्यू बी नॉट से छोटा होगा? इसलिए देखो लिखा भी यहाँ पर बी लेस देन बी नॉट लिखा है। समझ में आया क्यों? क्योंकि उसमें बी इंड्यूस किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो बी नॉट से कम होगा। होगा ना? सेकंड में जाओ, पेरा में। पेरा में क्या लिखा है? पुअर मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। शाणे है ना, ये सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, मैग्नेटाइजेशन दिखाएंगे। तो क्या बी नोट में कुछ बी इंड्यूस ऐड होगा? तो क्या बी इस बी नोट से ज्यादा ही आएगा? लिखा है बी ग्रेटर देन बी नॉट, लिखा है बी ग्रेटर देन बी नॉट। फेरो में देखो, फेरो में क्या लिखा है?
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। तो क्या इसमें बी इंड्यूस काफी बड़ा होगा बी नोट से? तो क्या जो बी एम है क्या वो वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नोट हो जाएगा? ये लिखा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई? सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई? ओके, थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखा है? आई एच कर्व। समझो, मैंने आपको एक चीज सिखाई था कल कि आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है। याद करो, मैंने सिखाया था आई प्रोपोर्शनल टू। अरे भाई, फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो आई ज्यादा आएगा ना। तो आई इक्वल टू क्या लिख दूं? काई एच होता है। बोलो। अगर मैं आई को वाई एक्सिस पे लिखता हूं, एच को मैं एक्स एक्सिस पे लिखता हूं, तो क्या ये ऐसा आ गया? मतलब वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। किसका ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का। किसका? 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 तो डायामैग्नेटिक के लिए जो स्लोप है, स्लोप कौन है? इसका मतलब आई एच ग्राफ का स्लोप कौन क्या दिखाता है? काई दिखाता है। बोलो। और काई क्या होता है बेटा? आई बाई एच होता है। आवाज ही नहीं। एच इधर लगाया था, आई इधर आया था। किसके केस में? डाया के केस में। तो इसका मतलब काई क्या हुआ इसके लिए? नेगेटिव ना। बोलो। नेगेटिव हुआ। सोचो, अगर y इक्वल टू एम एक्स लिख रहे हो और m का वैल्यू नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा? किधर बनेगा? नीचे की तरफ। डायग्राम देखो, उसमें स्ट्रेट लाइन बन रहा है किधर की तरफ? नीचे की तरफ। समझ में आया? और उसमें ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आई क्या है? स्मॉल, नेगेटिव, वेरीज लीनियरली विथ फील्ड। क्लियर है? आगे जगह बात थी ना, वहां ये लिख लेना भैया, आई प्रोपोर्शनल टू एच, आई इक्वल टू काई एच। प्रॉपर्टीज में लिखा था ना आई, आई एच करो, वहां लिख देना इस चीज को। लिख लिया? हेलो? हाँ, लिखते जाओ साथ साथ। फिर सेकंड मतलब पेरा के अंदर। अब पेरा में क्या काई पॉजिटिव होता है? बोलो। तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे? बोलो। इसलिए ऊपर बना रखा होगा ऐसा। बना रखा है। नेक्स्ट आ जाइए, फेरो के अंदर ऐसा बना का सिग्मोइड टाइप का। बोलो। समझो इसके रीजन क्या है। इसमें ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, सिग्मोइड। ये आई वर्सेस एच ग्राफ इसका है। ये कौन सा पॉइंट होता है? दिस इज सेचुरेशन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सेचुरेशन पॉइंट। समझना इसका मतलब क्या है। ये नॉन लीनियर क्यों बनता, पहले ये क्लियर करता हूं। जैसे ये हमने लिखा ना आई इक्वल टू काई एच। बोलो। मैंने आपको बोला था एक बार कि जो काई है वो आई और एच दोनों पर डिपेंड नहीं करता है, बताया था ना। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, अगर हम फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं तो काई का वैल्यू एच पे डिपेंड कर जाता है। काई का वैल्यू भी एच पे डिपेंड कर जाता है। तो फिर ये ग्राफ लीनियर नहीं रहता। फिर कैसा होता है ये? सिग्मोइड टाइप का। किस तरह का? आवाज ही नहीं है यार। सिग्मोइड। और ये कौन सा पॉइंट है? सेचुरेशन पॉइंट। मतलब क्या? कि आप फील्ड बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद तुम कितना ही फील्ड बढ़ाओ, सारे उधर अलाइन हो चुके हैं ना, तो जान लोगे इसकी। हेलो? अरे अलाइन हो गए, तुम बढ़ाओ कितना ही, कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या ये आई जो है क्या मैक्सिमम आ जाएगा उस टाइम पर? कौन सा पॉइंट हो गया वो? सेचुरेशन पॉइंट। इज इट क्लियर? अगेन वापस रिपीट करो। डाया में नीचे आएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव होता है। पेरा में स्ट्रेट लाइन ऊपर, फेरो में सिग्मोइड। इज इट क्लियर? नहीं आया? बोलो ना यार। ऑनलाइन वालों आप लोग भी साथ साथ बोलते जाइए। आपको मैं भले ही नहीं सुन पा रहा हूँ लेकिन आप बोलोगे, आपकी जबान से जी वर्ड्स को निकालोगे तो याद होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा प्रॉपर्टी है? 4 नंबर। काई वर्सेस टेम्परेचर कर्व। काई टी रिलेशन ऐसे कुछ लिखा होगा। क्या लिखा है? काई टी कर्व। हाँ, तो मतलब सिंबल काई वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना है। एक चीज बताओ मुझे आप, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेंडमनेस बढ़ता है। बढ़ता है। रेंडमनेस बढ़ना हमारे केस में फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? नुकसानदायक है। क्यों? हम तो चाहते हैं उनको उधर अलाइन होवे। हेलो? आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नुकसानदायक है। नहीं आया समझ में? आ गया? आ जाओ डाया के अंदर, डाया वाले फोटो में आ जाओ। डाया कौन है? नालायक। उसको तो मजे आ गए, डाया वाले को मजे आ गए। अरे टेम्परेचर बढ़ा रहा, वो तो बोले ऑलरेडी नालायक था। अब क्या नालायक बनेगा? अब क्या नालायक बनेगा? वो नालायक क्या नालायक बनेगा भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अरे वो तो पहले ही चाह नहीं रहा था मैग्नेट बनना यार। हेलो? देखो क्या लिखा है उसके अंदर, ऊपर पढ़ो। काई स्मॉल और नेगेटिव होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए लिखा है काई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर जीरो। लिखा है टी टू द पावर जीरो मतलब
मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तूने सुना नहीं, पहले बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आई वर्सेस एच ग्राफ में बताया था ना, क्योंकि उसमें आपने मेटल को रखा, एच इधर लगाया, आई इधर आएगा, अपोजिट हो गया ना, नेगेटिव आया ना। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, पेरा के अंदर आओ। पेरा में टेम्परेचर बढ़ाओगे, डिपेंड करेगा, बोलो। अरे डिपेंड करेगा ना भाई। क्या होगा? फायदा होगा, नुकसान होगा? और कैसे डिपेंड करेगा? काई प्रोपोर्शनल टू 1/T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। इसको बोलते हैं क्यूरी लो। क्या बोलते हैं? मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काई कम होगा। किस तरह से होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्यूरी लो। क्या बोलते हैं? आवाज ही नहीं है यार। क्या बोलते हैं? देखो उसमें लिखा भी है, काई स्मॉल होगा, पॉजिटिव होगा, और वो टेम्परेचर से साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनाएगा। क्लियर हो गया? ग्राफ समझ में आ गया? अब फेरो में आ जाओ। फेरो में क्या आपको इस तरह से ग्राफ दिख रहा होगा, ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, बना है, समझ रहा हूं। उसमें लिखा होगा काई प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस टीसी, लिखा है। तो दिस इज टीसी। टीसी मतलब क्यूरी टेम्परेचर। टीसी मतलब, अब ध्यान से सुनना बात को, कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, अगर इसको हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो फर्क पड़ता ही नहीं इसके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फर्क पड़ता है, और फर्क ऐसे पड़ता है कि ये भी क्यूरी लॉ को फॉलो करने लग जाता है। तो देखो ये क्या बन गया, काई प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस टीसी। ये वैलिड कब है? टी ग्रेटर देन टीसी के लिए। जब टीसी से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? नहीं आया समझ में? आ गया? तो व्हाट इज दिस टीसी? टीसी इज क्यूरी टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नहीं आया? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्यूरी लॉ फॉलो हो रहा था ना, ये भी क्यूरी लॉ फॉलो करेगा, बट आफ्टर टीसी। आफ्टर, व्हाट इज टीसी? क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्या? टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स एज ए, इज इट क्लियर? सोचो, जैसे एक आयरन होता, आयरन लोहा, वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसको हम घर के चूल्हे पे, घर का जो हमारा गैस चूल्हा होता है, उस पे हम ले जाके रख दें, गर्म करें, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको अगर बड़ी भट्टी हो, कोई बड़ा बर्नर हो, उसके ऊपर जला के स्टार्ट कर दें, पता लगे वो मेल्ट हो जाए, हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्रिटिकल क्यूरी टेम्परेचर, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं कहने का था कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेल्ट भी तो सकता है, तो रेंडम्स बड़ी ना, बोलो। उसमें लिखा भी है आयरन के लिए, देखो क्यूरी टेम्परेचर कितना है, 770 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो, 50-55 टेम्परेचर अगर हो जाता है तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। 100 सेंटीग्रेड पे क्या होता है? वेपर हो जाता है। ये कितना है? 770 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? इसलिए बोल रहा हूँ, घर के चूल्हे पे कोई फर्क, बात समझ में आए? अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा, आपको कुछ याद हो शायद, कि मैग्नेट को अगर हम पीटते हैं या उसको गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। पढ़ा होगा आपने? पढ़ा है? भाई मैग्नेट को गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म करोगे तो वो खराब हो सकता है। पढ़ा होगा ना? उस टाइम सिर्फ पढ़ा होगा आपने। रीजन समझ में आया आप? एग्जैक्ट रीजन क्या है? इज इट क्लियर? नहीं आया? आ गया? चलो सुनो। डाया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट, फॉलो क्यूरी लो। ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फेरो डिपेंड करेगा आफ्टर टीसी। व्हाट इज टीसी? क्यूरी टेम्परेचर। डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? तो काई प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस, आयरन के लिए कितना होता है? इज इट क्लियर? नहीं आया? आ गया? 5 नंबर पे आ जाओ। 5 नंबर पे क्या लिखा है? म्यू आर। एक चीज पढ़ाया था मैंने आपको, म्यू आर इक्वल टू 1 + काई। मना मत करना, पढ़ाया था। हेलो, म्यू आर इक्वल टू, जगह बच रही है वहां पर, थोड़ा जगह है ना, तो म्यू आर के लिख दो, 1 + काई। हेलो,
म्यू आर की आगे जगह बची हुई ना, तो वहां क्या लिखोगे 1 प्लस काई। इज इट क्लियर? चलो डाया के लिए बताओ। अभी सिखाया था आपको मैंने, डाया के लिए काई क्या होता है? नेगेटिव। तो 1 में से कुछ कम होगा ना, बोलो। इसका मतलब म्यू आर का वैल्यू क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा ना। 1 लिखा भी है, म्यू आर लेस देन 1 लिखा है। तो ऐसे लिखा होगा शायद, म्यू आर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लिखा है। थोड़ा समझना यहाँ पर कि जो काई का वैल्यू होता है वो नेगेटिव भले ही होता है, लेकिन ऐसे नहीं -10 -15 होता है, -0.2 -0.3 -0.4 ऐसे। क्लियर है? मतलब काई का वैल्यू 0 से -1 के बीच में होता है डायामैग्नेटिक के लिए। इसलिए तो क्या लिखा 0 से 1। बोलो, समझ में आया? नहीं आया? आ गया? पेरा में देखो, पेरा में काई कुछ होगा, पॉजिटिव होगा ना। क्या 1 में कुछ जुड़ेगा? तो क्या म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा? 1 लिखा भी है ऐसा कुछ, म्यू आर 1 to 2 लिखा होगा। समझो उसका मतलब क्या है कि काई पॉजिटिव तो होता है पेरा के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा भी नहीं होता कि बहुत बड़ा हो जाए। इसका मतलब ये क्या होता है, 0 से 1 के बीच में। पेरा मैग्नेटिक के लिए काई क्या होता है? 0 से 1। डाया के लिए 0 से -1। नहीं समझ में आया? आ गया? फेरो के लिए काई ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। वो 5 भी हो सकता है, 10 20 50 80 100 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर 51 में 58 करोगे तो 1 के कंपेरिजन 50 तो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए लिखा है म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 लिखा है। लिखा है फेरो में? नहीं आया? चलो बताओ वापस से, डाया के लिए म्यू आर लेस देन 1, पेरा के लिए ग्रेटर देन 1, फेरो के लिए वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। समझ में आया? नहीं आया? आपको मैंने समझाया भी था एक चीज कि म्यू होता है परमिशन देना। म्यू मतलब जिसका म्यू ज्यादा उसमें से फील्ड लेंथ उतनी ज्यादा पास करेगी। आप इस चाहो तो इस चीज को प्रॉपर्टी नंबर 2 से क्रॉस चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2, उसके अंदर डायग्राम बने हुए 3 बने हैं। एक बार देख के बताओ किस वाले में फील्ड ज्यादा पास हो रही है? फेरो वाले में पूरी की पूरी फील्ड लाइन कहां से जा रही है? मटेरियल से। क्यों? उसका परमिशन बहुत ज्यादा है। नहीं समझ में आया? आ गया? इज इट क्लियर? कौन सा प्रॉपर्टी क्लियर हो गया? 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे आओ। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम लिखा है। आवाज ही नहीं आई? ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, समझो। डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट सिंगल एटम का 0 होता है। बोलो, सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डाया का 0, पेरा एंड फेरो दोनों का नॉन जीरो। याद रहेगा? बोलो वापस। सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डाया का कितना? 0, पेरा एंड फेरो का नॉन जीरो। अब थोड़ा पेरा कलाकार है, सियाना है, थोड़ा ध्यान समझो उसको। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम ऑफ पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, आंसर क्या जाएगा? 0 की नॉन जीरो? वापस बोलता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, 0 की नॉन जीरो? नॉन जीरो। क्लियर है? ऐसे पूछे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आंसर जाएगा 0। क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आंसर जाएगा 0, क्योंकि पूरे सब्सटेंस की बात कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड तो मोमेंट दिखाता है ना। आंसर क्या जाएगा? तीनों क्वेश्चन समझ में आए? तीनों पैरामैग्नेटिक पे पूछा मैंने, तीनों में हल्का सा डिफरेंस है बस। नहीं आया? वापस पूछूं? एक बार वापस पूछता हूँ ताकि पूरा याद हो जाए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन जीरो। क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, 0। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, आ गया? समझ में आया? और फेरो का नॉन जीरो। कर पाओगे? क्या ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आ गया जो क्या लिखा है 7 नंबर आ गया ना? क्या लिखा है? बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कुछ डायग्राम बने हुए हैं इसके अंदर। थोड़ा पहले डायग्राम समझाता हूँ आपको कि डायग्राम है क्या। ऐसे लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ। सुनो ध्यान से समझना।
अगर ये मैग्नेट दूर रखी हुई है, इनकी जो सेपरेशन ज्यादा है, तो यहां जो फील्ड होगा पोल से कम होगा। समझो, यहां फील्ड पोल से कम होगा, पोल पे फील्ड ज्यादा होगा, बीच में कम होगा। क्लियर है? इसलिए वहां लिखा भी है वीक फील्ड, लिखा है। अगर इन दोनों का सेपरेशन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन अगर बहुत कम कर दिया जाए, तो यहां जो फील्ड होगा वो इनके पोल से भी ज्यादा होगा, पोल से भी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, समझने के लिए बता रहा हूं। जिससे आपको मैंने एक्सियल पोजीशन पर फील्ड निकालना सिखाया था, 2km/r3। याद आ रहा है? अगर आर का वैल्यू मैं लेस देन 1 रख दूं, मान लो जी मैंने हाफ रख दिया, तो नीचे जाएगा 1/2 का क्यूब, तो 8 ऊपर जाएगा। नहीं समझ में आया? हेलो, 2km/r3 बताया था। आर का वैल्यू अगर हाफ रख दूंगा तो वो 8 ऊपर जाएगा। नहीं आया? इसका मतलब देखो, यहाँ फील्ड बीच में पोल से भी ज्यादा होगा, इसलिए वहां क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इज इट क्लियर? फिर इसके ऊपर ऐसा लगा जैसे एक कढ़ाई लगा रखी है, कढ़ाई, कढ़ाई सी रखी हुई है। ये चूल्हा बना हुआ है, ईंटें लगी हुई है, उसके ऊपर एक कढ़ाई लगा रखी है। ऐसा ही डायग्राम दिख रहा है? बोलो। और इसके ऊपर ये मटेरियल रखा हुआ है, रखा है। अब समझो, डाया के अंदर थोड़ा जगह बच रहा होगा, वहां पर जगह है ना डाया के अंदर नीचे, ये डायग्राम के ऊपर, ये डायग्राम के हल्का सा ऊपर डाया के अंदर ये जगह बच रहा होगा, वहां लिखो वीकली रिपेल। वहां लिखो वीकली रिपेल। क्या मतलब इसका? डाया कौन है? नालायक। नालायक मतलब ये फील्ड से दूर भागेगा। किधर भागेगा? दूर मतलब क्या? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। नहीं समझ में आया? हेलो, नहीं आया? डाया मतलब नालायक, नालायक मतलब फील्ड से दूर जाएगा। दूर जाएगा मतलब इसका मूवमेंट किधर होगा? वीकर फील्ड की तरफ, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर की फील्ड की तरफ। ओके, पेरा में लिखो वीकली अट्रैक्ट। पेरा में लिखो वीकली अट्रैक्ट। फेरो में लिखो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट। क्लियर है? समझो, अब ये वीकली अट्रैक्ट मतलब किधर जाएगा? वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएगा। और कैसे जाएगा? वीकली जाएगा। और ये स्ट्रॉन्गली किधर मूवमेंट दिखाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब ध्यान से समझना, ये डायग्राम क्या बताना चाह रहे हैं। जिसे हमने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इस कढ़ाई पे रखा, रखा, वीक कहाँ है? पोल पे की बीच में, इसलिए वो बीच में इकट्ठा हो गया। दिख रहा है? समझो सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम ऐसे डायग्राम बना रखा है ऐसे, यहाँ ऐसे मेटल रख रखा है। सोचो, यहाँ फील्ड बीच में ज्यादा है, पोल पे कम है। उसको पता लगा कि पोल पे फील्ड कम है, शिफ्ट हो जाएंगे। बीच में से क्या हो गया? डिप हो गया। क्यों हुआ? शिफ्ट दिखा दिया, शिफ्टिंग हुआ। नहीं आया? सबसे बड़े डायग्राम थर्ड वाला है, ट्यूब वाला। हेलो, इस ट्यूब में क्या भर दिया हमने? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ क्या लगा दिया? फील्ड। देखो उसका लेवल दूर भाग गया, नीचे गया। बोलो, क्या बताना चाह रहा है ये? कि ये फील्ड से दूर भागता है, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर है? समझ में आया चीज? सेकंड में देखो वापस से, सेकंड में ये बोल रहा हूं कि यहाँ फील्ड क्या है? वीक। सॉरी, यहाँ फील्ड वीक है, यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो देखो पहले ऐसे रखा था ना, ये पास में कर दिया हमने इसको, मान लीजिए। तो यहाँ फील्ड कम है तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? पोल की तरफ, इसलिए बीच में से क्या कर गया? डिप कर गया। क्लियर है? अब समझना, यही डायग्राम पेरा के लिए समझना। क्या में समझो, फील्ड ज्यादा कहाँ है? पोल पे। यहाँ क्या है? कम है, इसलिए बीच में डिप कर गया, शिफ्ट हो गया इधर। क्लियर है? पेरा में देखो, नहीं स्ट्रॉन्ग में, इसमें वाला डायग्राम देखो, फील्ड ज्यादा कहाँ है? बीच में। यहाँ कम है, इसलिए ऐसे बन गया, बीच में इकट्ठा हो गया। हो गया? थर्ड डायग्राम देखो, लेवल ऊपर आ गया। क्या बताना चाह रहा है ये? पास आ रहा है। समझ में आया? अब थर्ड डायग्राम में आओ, फेरो डायग्राम, फेरोमैग्नेटिक के अंदर। फेरोमैग्नेटिक में आपको ऐसे बना रखा होगा कि भाई ये यहाँ फील्ड ज्यादा है, बीच में कम है, आधे इधर, आधे इधर, पूरे ही शिफ्ट हो गए, बीच में से पूरा ही खाली कर दिया। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं। हेलो, समझ में आया? सेकंड डायग्राम देखो, ऐसे बना रखा बिल्कुल शार्प। यहाँ फील्ड ज्यादा है, यहाँ कम है,
बिल्कुल शार्पली इकट्ठा हो जाएंगे एक के ऊपर एक, उनका बस साले तो एक टांग पे खड़े हो जाएंगे एक के ऊपर एक। समझ में आ गया? थर्ड डायग्राम देखो, थर्ड क्यों नहीं बनाया उसमें, बाहर निकल जाएगा। अरे नहीं रहे यार, मैंने भी बताया था आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाए जाते हैं, जनरली सॉलिड में होते हैं। सॉलिड को ट्यूब में कैसे भरेगा यार, हाँ? सॉलिड को ट्यूब में कैसे भरेगा, इसलिए नहीं लिखा है डायग्राम, थर्ड डायग्राम इसलिए नहीं बनाया है। समझ में आया? ये मोटा मोटा समझाना क्या चाह रहा है, ऐसे डायग्राम बनाना समझाना क्या चाह रहा है, जो मैंने लिखा है ना वर्ड्स वो समझाना चाह रहा है केवल, यही तो बात आ रहा है, कंक्लूजन यही तो आ रहा है। ये वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, सिंपल। समझ में आया? नहीं आया? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा है, समझना इसकी कहानी, इसका लॉजिक समझो। इसने ऐसा बना रखा है, ये नॉर्थ बना रखा है, साउथ बना रखा है। अब ये फील्ड का रीजन बना दिया, तो यहाँ फील्ड क्या होगी, वीक, यहाँ फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। हमने क्या करा, एक रोड बनाया, किसका, डाया का, किसका, इसको धागे से बांधा, लटका दिया यहाँ पर। अब बताओ डाया वाला किधर भागेगा रे, वीक की तरफ। वीक कहाँ है, तो वो क्या ऐसे रहना पसंद करेगा कि ऐसे रहना पसंद करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फील्ड वीक है। क्लियर हुआ है? देखो डायग्राम यही बना है, डाया में बना है, पेरा में देखो, पेरा में क्या, पेरा को ये पसंद है, ऐसे जाएगा लाइन, नहीं आया इसलिए ऐसा हो गया, पेरों में भी ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब ये जो 8 नंबर का प्रॉपर्टी है, ये बात वही कहना चाह रहा है जो 7 नंबर वाला बोलना चाह रहा है। आसान है? आ जाओ 9 नंबर पे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। डायमैग्नेटिक को जब हम फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा स्मॉल इन अपोजिट डायरेक्शन, पढ़ाया था। पेरा स्मॉल इन सेम डायरेक्शन, फेरो स्ट्रॉन्ग इन सेम डायरेक्शन, वही तो लिखा है। नहीं आया समझ में? आ गया? आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। एग्जांपल याद करा दो कुछ तो, मैं याद कराऊंगा तो अलग की तरीके से करा दूंगा, कुछ करा देता हूँ, सारे की गारंटी मेरी नहीं है, कुछ करा देता हूँ। डाया में है, सारे थोड़ी अभी करा दूंगा सारे, तो टेंशन क्या ले रहा है यार, लोड मतलब जब तक मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। डाया में देखो बहुत सारे मटेरियल लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कैसे याद करेंगे, चलो मैं ढूंढना सिखाता हूँ। सोना है इसमें, सोना, सोना है, समझते, सोना। चांदी है, चांदी होगा एजी, हेलो, चांदी है। हीरा भी है, हीरा भी, बन गई ज्वेलरी पूरी, बन गई ना यार, और क्या चाहिए। सोना, चांदी, हीरा, तांबा भी है, तांबा, तांबा समझते हो, कॉपर, समझते हो तांबा, कॉपर, कॉपर पीला होता है, सोना पीला होता है, सुनार मिक्स कर देता है, हवा लगती नहीं है, कुछ सुनार अपने पर ना ले ले, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है भाई, कॉपर है इसमें, तांबा है, मरकरी भी है, मरकरी, मरकरी समझते, पारा, हिंदी में बोलते हैं उसको पारा। आप इंग्लिश को इसलिए आपको हिंदी में सिखा रहा हूं ताकि याद रहे। देखो सोना है, बोलो, सोना, चांदी, तांबा, पारा, हीरा है, नमक भी है, पानी भी है, नींबू नहीं ना सिकंजी बन जाती। चलो कुछ तो याद है, वापस बोलो। सोना, सोना, चांदी, तांबा, पारा, हीरा, नमक, पानी, 7 तो हो गए। अरे 7 तो हुए, ये जो 7 है ना, ये जो केवल 7 है, एम्स ने इन 7 के ऊपर कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा है, ये केवल मजाक मजाक, समझ में आया? नेक्स्ट बाकी जो बचे हुए उसको ऐसे याद कर लेंगे। देखो उसमें हाइड्रोजन दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन दिख रहा है, नियोन नहीं क्या है यार, बिस्मिथ भी है, बिस्मिथ है, फर्स्ट नंबर देखो, है, जिंक भी है, एंटीमोनी भी है। चलो वापस बोलते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पारा, हीरा, नमक, पानी, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, बिस्मिथ, जिंक, एंटीमोनी, काफी याद हो गए। एक दो बार और बोलो, सोना, चांदी, तांबा, पारा, हीरा, नमक, पानी, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, बिस्मिथ, जिंक,
एंटीमोनी। लेड भी रह गया क्या? है क्या लेड भी इसमें? हाँ तो यार मैं सारे गारंटी लेड भी बोल रहे बीच में, लेड भी है, ठीक है। आ गया। चलो पेरा में आओ, पेरा में, पेरा में आओ। इसको डायरेक्टली से आता ना, क्योंकि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, याद हो जाएगा डायरेक्टली। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, टिन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। आप बोलो। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, टिन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। बोलोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बोलो। सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, टिन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। हो गया। एक सेकेंड अर्जेंट कॉल, एक सेकेंड। जी, क्या याद हो गया? पेरा वाला याद हुआ? चलो फेरो में जाओ, फेरो में। फेरो में लिखा होगा फेकोनी, लिखा है। फे मतलब को, नी, एंड उनके एलॉइज। नहीं आया? फेकोनी, याद हुआ? इज इट क्लियर? अरे ऑनलाइन वालों, आप लोग भी पढ़ रहे हो यार। हाँ जी, चलो आगे जाओ, समराइज करते हैं अब इसको। अरे समराइज, वापस पीछे वाले पेज पे आ जाओ। जहां 2 नंबर लिखा था हमने, उसमें कोमा लगा के लिखो 2,6,9। मतलब क्या है? लगभग सेम है। 2,6,9। फिर 7 नंबर जहां लिखा था, 7 नंबर 7,8। पहचान गए? चलो अब रिवाइज करें, समराइज करें, देखते हैं कितनी बातें याद रही। कितना आसान है ये चीज, बड़ी सिंपल सी टेबल है। समझो। मटेरियल कितने तरह के? 3 नाम, डाया, पेरा, फेरो, नालायक, शाना और टॉपर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। समझना, मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। ये डाया, पेरा, फेरो। फेरो का कॉज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? सेकंड, हमने इन सब्सटेंस को रखा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0। अरे पूरी बात बताओ। सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0, पुअर मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। पूरा बोलो, शुरू से बोलो। सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0, पुअर मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो, पुअर मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन। नहीं आया? पूरा आ गया। नेक्स्ट, ये हो गया प्रॉपर्टी को फील्ड में रहना। थर्ड, आईएच ग्राफ। कौन सा? स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप, सिग्मोइड था ना ये पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। समझ में आया? फिर काई वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यूरी लॉ फॉलो करता है, बोलो। क्यूरी लॉ फॉलो करेगा आफ्टर टीसी। व्हाट इज टीसी? क्यूरी टेम्परेचर। डेफिनेशन, temperature at which ferromagnetic substance behaves as a paramagnetic substance। आयरन के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? म्यू आर, नेक्स्ट कौन था? म्यू आर लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। नहीं आया? नेक्स्ट, वीकली रिपेल की अट्रैक्ट, वीकली, वीकली अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट। सारा हो गया। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स फेकोनी एंड उनके अलॉयज। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, टिन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। हो गया। डाया के सोना, सोना, चांदी, तांबा, पारा, हीरा, नमक, पानी।
हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, बिस्मथ, जिंक, लेड, एंटीमोनी। अरे हो गए बहुत सारे। दो चार बार याद करो हो जाएगा। सुनो, टाइम लगा आधा घंटा से ऊपर टेबल को पढ़ने में, रिवाइज करने में। समझ में आया? तो जो हमने 3 पेज पढ़े हैं अभी तक, उनको रिवाइज करने में कितना टाइम? 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने नोट्स में क्यों नहीं लिखाया। इसमें बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। अगर आप हर चीज देखोगे, डायग्राम में देखो, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है। नहीं आया? अरे आ गया? अरे ऑनलाइन में लो, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया भाई? तुम्हारा बताओ, आ गया? ओके चलो आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कारो। क्या नाम है? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। समझना ही क्या चीज है। अरे टेबल समझ में आ गई क्या भाई? जितनी बातें समझाई समझ में आ गया? अरे ये क्यों हटा दिया यार? ओके तो अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ये क्या चीज होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग बेसिकली, किसके बीच में? बी वर्सेस एच। और बेसिकली बी नहीं होता, ये बी इंड्यूस्ड होता है। आपके वहां लिखा हुआ नहीं है, शायद उसमें बी लिखा है ओनली। तो आप चाहो तो उसके नीचे लिख दो बी इंड्यूस्ड, और आई भी बोल सकते हो, बात एक ही है। बेसिकली बी नेट नहीं है ये। हेलो, क्योंकि बी नेट होता है बी एम प्लस बी नोट, सॉरी, बी एम होता है बी नोट प्लस बी इंड्यूस्ड। वो नहीं है ये, किसका है? ओनली बी इंड्यूस्ड है। ओके, समझना इसके अंदर। हाँ, ये इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? ओरिजिन मतलब दोनों चीज जीरो। इधर चलना स्टार्ट हुए तो एच बढ़ रहा है, बोलो। इधर चलना स्टार्ट हुए तो एच बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यही है ना इसका मतलब? इधर गए तो बी बढ़ रहा है, और इधर गए तो बी बढ़ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? अब समझना, ये जो बीएच ग्राफ है, बीएच कर्व, जिसको मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं, ये हम ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनाते हैं। किसके लिए? ओनली किसके लिए? फेरो के लिए। थोड़ी देर बाद में आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि फेरो के लिए क्यों बनाते हैं। ठंड रखो, शांति रखो, समझना कैसे। जैसे हमने बताया था आपको कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं। इसका मैग्नेटिक बॉन्ड इधर है, इसका इधर है, इसका ऐसे। बोलो, जब आप इसको फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? क्या इधर रहना स्टार्ट हो जाएगा? बोलो। तो ग्राफ कैसा बनेगा? कि ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ओ से स्टार्ट हुआ, कहां तक गए? ए तक। व्हाट इज दिस? ए सैचुरेशन पॉइंट। ये कैसे मन से बना दिया क्या मैंने? सिखा कर आया हूं पीछे भी। हेलो, कैसा ग्राफ बनता है? सिग्मोइड। एक तक पहुंच गए। इसके बाद ही तुम फील्ड बढ़ाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सारे इधर अलाइन हो चुके हैं। तो व्हाट इज दिस ए पॉइंट? व्हाट इज दिस ए पॉइंट? अरे बोलो, समझ में आ गया? अब क्या किया मैंने, इस फील्ड को जो लगाया था ना मैंने, उस फील्ड को बंद कर दिया, हटा दिया। तो अगर मैं फील्ड को धीरे धीरे हटा दिया यहाँ पर, तो ग्राफ ऐसे फॉलो करेगा। कहां पहुंच गए? बी पॉइंट पे। कहां पे? तो जो ये चीज है, दिस इज बी आर। दिस इज, आप मॉड्यूल में देखने की कोशिश मत करो, मॉड्यूल देखोगी तो समझ में नहीं आएगी बात। ना तो वो समझ में आएगी, ना इधर समझ में आएगा। पहले ये समझो फिर देखना मॉड्यूल को। हेलो, क्लियर है? इधर ध्यान दो। फील्ड को हटाया, कहां पहुंच गए? क्या ये जो चीज है, ये वाला जो सेपरेशन, व्हाट इज दिस? बी आर। बी आर मतलब नाम सुनना, 3 नाम है। रिमेनेंस या रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। वापस बोलो, रिमेनेंस या रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। समझना क्या चीज है। एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाने के बाद भी जो मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है उसको बोलते हैं
रिमेनेंस या रिटेंटिविटी या फिर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। याद करो, टॉपर है ये, टॉपर कौन है ये? फील्ड में रखा है, अलाइन हो गए, फील्ड हटा दिया तो कुछ इधर उधर रैंडम हो जाएंगे, बट फिर भी नेट इधर बचेगा। तो वही तो जो बच्चा उसी की तो बात कर रहा हूं। हेलो, क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? आवाज ही नहीं है यार। यस और नो? इज इट क्लियर? तो फील्ड को हटाने के बाद भी जो मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिमेनेंस या फिर रिटेंटिविटी। इज इट क्लियर? अब मैंने बोला कि भाई मुझे तो पहले जैसा मटेरियल वापस चाहिए, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं चाहिए मुझे तो इसमें बचा हुआ किधर है मैग्नेटिक मोमेंट? इधर ना। मैं बोल रहा हूं मुझे तो पहले जैसा चाहिए, जीरो वाला। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा? तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करोगे तो एक ग्राफ फॉलो करेगा यहां तक। कहां पहुंच गया? सी पॉइंट पे। कहां पे? तो दिस इज एच सी। दिस इज, इस एच सी का नाम क्या है? कोरेसिविटी। क्या नाम है? क्या मतलब होता है कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा हुआ था उसको खत्म करने के लिए आपने जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करी उसको बोलते हैं हम कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं? वापस रिप्लाई रिपीट करो। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ था उसको खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगाया, दैट इज कोरेसिविटी। इज इट क्लियर? मतलब आपने फील्ड किधर अप्लाई करी? ऐसे। क्लियर हुआ? अगर इधर फील्ड में कंटिन्यू कर दूं तो, इधर कंटिन्यू कर दूं तो क्या अब इधर अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे? तो कोई एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारे, तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे आएगा। दिस इज डी। अगेन व्हाट इज दिस डी? सैचुरेशन पॉइंट। क्या है ये? लेकिन किधर? इस डायरेक्शन में आ चुका है, सारे के सारे इधर अलाइन। इधर तुम कितना ही फील्ड बढ़ाओगे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आया? फिर से फील्ड हटा दिया तो ग्राफ कैसे फॉलो करेगा? कहां पहुंच गया? डी, ई पॉइंट पे। व्हाट इज दिस ओ ई? क्या ये बी आर आया? अगेन क्या है ये? एक्सटर्नल फील्ड को हटाने के बाद भी जो मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है दैट इज बी आर, दैट इज रिमेनेंस या रिटेंटिविटी। बोलो। फिर से इसको खत्म करना है तो फील्ड इधर लगाना पड़ेगा। कहां पहुंच गए? एफ। बोलो। व्हाट इज दिस ओ एफ एच सी? मतलब कोरेसिविटी, मतलब रेमिनेंस को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड लगाया दैट इज कोरेसिविटी। बोलो। इधर फिर में कंटिन्यू कर दिया फील्ड तो क्या वापस से वो ए पे पहुंच जाएगा? व्हाट इज ए? अब ये कर क्या रहे हैं? इधर उधर कर क्या रहे हैं हम लोग? दिस इज मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। उस सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। क्लियर है? दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? वापस समझाता हूं। सब्सटेंस को फील्ड में रखा, फील्ड लगाया, कहां कहां पहुंच गए? फील्ड को हटाया, क्या आ गया? बी आर। खत्म करने के लिए एस सी। कंटिन्यू कर दिया, सिचुएशन पॉइंट कंटिन्यू, हटा दिया फील्ड। हटाने के लिए कंटिन्यू कर दिया। समझ में आया? अब तुम ये प्रोसेस करते रहोगे ना तो वो ये ए बी सी डी ई एफ ए इस पाथ को फॉलो करता रहेगा, इस ओ ए पाथ पे नहीं जाएगा कभी भी। बात समझ में आई? नहीं आया? सिंपल है? नहीं समझ में आया? अरे सिंपल है भाई, कर पा रहे हैं ये चीज। अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यों बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये रिमेनेंस उसी में बचता है। नालायक था ना दूसरा, तो पैरा के लिए क्यों नहीं बनाया? वो तो नालायक था। तुम फील्ड हटा दो वो तो खुद ही जीरो हो जाएगा। हेलो, नहीं समझ में आया? इसलिए किसके लिए बनाते हैं ओनली? किसके लिए बनाते हैं ओनली? नहीं समझ में आया? परफेक्टली की हाफ? परफेक्टली क्लियर है? आवाज ही नहीं है यार। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व। आपको ये दिख गया होगा बना हुआ मॉड्यूल में। इसको पढ़ लेना, सब बता दिया मैंने सारी बातें। छोड़ो इसको, डायरेक्ट तुम आओ टेबल पे। नीचे एक टेबल लिखी हुई है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिखा है, उस पे मार्क करो 7 स्टार।
7 स्टार भी कम पड़ जाएगा, 11 स्टार लिख दो बोले तुम, 11 स्टार कर दो बोले, 7 स्टार भी कम पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें नीट, डायरेक्ट यहीं से आता है, इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको। देखो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक तो होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सुनो, हेलो, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ये अभी को सिखाया ये प्रोसेस, ग्राफ बना, अरे ग्राफ बना, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, इसमें भी लॉसेस होते हैं। कोई भी काम करो लॉस तो होता ही है, बोलो। तो इस प्रोसेस में भी लॉस होते हैं और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं? इज इट क्लियर? समझना, जिसका जितना मोटा ग्राफ बनता है, जितना मोटा ग्राफ होगा उसमें लॉसेस भी उतने ज्यादा होंगे। हिस्टेरिस लॉस बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। क्लियर है? जिसका जितना मोटा ग्राफ होगा उसमें उतना ही ज्यादा लॉस होगा। इज इट क्लियर? पतला तो कम। अब समझो, जो आपको दो कैटेगराइज कर रखा है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट वाले में डायग्राम पतला बना रखा है और हार्ड वाले में मोटा बना रखा है, बना रखा है। तो अगर डायग्राम पतला बना रखा है इसका मतलब उसकी रिटेंटिविटी भी कम, कोरेसिविटी भी, हिस्टेरिस लॉस भी कम। क्लियर है? मोटे ग्राफ में रिटेंटिविटी भी ज्यादा, कोरेसिविटी लॉस भी ज्यादा। क्लियर है? अब आ जाइए आप, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना स्टार्ट करो। क्या लिखा उसमें? लो रिटेंटिविटी, लो कोरोसिविटी, लो स्टोरेज लॉसेस लिखा है। आगे क्या लिखा? सूटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बगल में लिख दो ब्रैकेट में टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्पररी मैग्नेट। अरे आवाज ही नहीं है यार, अरे समझ में आया भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोलते हैं? टेम्पररी मैग्नेट। इज इट क्लियर? फिर आगे क्या लिखा है? कोर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर के जो कोर बनाए जाते हैं वो भी किसके बनाते हैं? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के। ये क्या होता है ये समझाऊंगा मैं आपको ईएमआई के अंदर जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा। आगे पढ़ो क्या लिखा है? एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन। एक और लिखा होगा यूज्ड इन मैग्नेटिक शील्डिंग लिखा है। इसका मतलब देखो, इस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को पूरा करो, लो रिटेंटिविटी, लो कोरोसिविटी, लो हिस्टेरिस लॉसेस। एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन। तीन यूज बताए इसने, कौन कौन से? मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और तीसरा मैग्नेटिक शील्डिंग। इसमें दो अभी एक्सप्लेन करूंगा हम आपको, कौन कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक शील्डिंग। और जो कोर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है वो डिस्कस करूंगा मैं जब ईएमआई पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मर वाला सेक्शन। ओके, अब आ जाइए हार्ड में। क्या चीज है? हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरोसिविटी, हाई स्टोरेज लॉसेस। क्लियर है? हेलो, सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। समझो, अरे अगर मैग्नेट परमानेंट बनाना है, उसको डीमैग्नेटाइज नहीं करना, तो हम एक बार खर्चा कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा वाला लेंगे? हार्ड, ताकि उसमें बीआर क्या मिलेगा? ज्यादा। बीआर ज्यादा मतलब ज्यादा बढ़िया मैग्नेट, बोलो। तो अगर परमानेंट ही रखना है, उसको डीमैग्नेटाइज करना ही नहीं है, तो कौन सा लेंगे? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल क्या है? स्टील एंड अल्निको। स्टील एंड, थोड़ा दिमाग पे लगाओ ना यार, कि जिसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए कौन सा लेना चाहिए? सॉफ्ट। क्यों? जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, और लॉस भी कम होगा। क्लियर है? नहीं आया? क्या ये टेबल परफेक्टली क्लियर है? इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है नीट ने, एंड हो सकता है आपके मॉड्यूल में ना मिले, लेकिन वो क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट बहुत बार किया है, तो वो क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज 1 में डाल दिए, कुछ 3 में, कुछ 2 में, सब मिक्स अप है। ओके, हेलो, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब कैसे बोलता है कि हमें टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? प्रॉपर्टी ऐसे बोलेगा, लो रिटेंटिविटी, हाई कोरोसिविटी, हाई रिटेंटिविटी, लो कोरोसिविटी, ऐसे एग्जांपल देगा। आंसर क्या आएगा? लो रिटेंटिविटी, लो कोरोसिविटी। क्लियर है? ओके, टेबल से आगे आ जाओ। बाद में लिखा है मैग्नेटिक, सॉरी, हिस्टेरेसिस लॉस लिखा हुआ है। ये सब बकवास लिखा है, सबसे तुम सेकंड लास्ट लाइन पे आओ डायरेक्ट। टोटल मैग्नेटिक लॉस इन मटेरियल इक्वल टू डब्ल्यू एच, लिखा ना, डब्ल्यू एच इक्वल टू वांट, वी ए एन टी लिखा है। हेलो, वी ए एन टी दिख रहा है? बॉक्स बना दो वहां पर, डब्ल्यू एच इक्वल टू वाट, वी ए एन टी, बॉक्स बना दो।
समझो, वी मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वी मतलब क्या, आपने जो मटेरियल यूज लिया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक सॉफ्ट आयरन है, इसको मुझे रखना था इस प्रोसेस के अंदर, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा ना यार। तो वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ए क्या है उसमें, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, ये जो ग्राफ बनेगा उसका उसका एरिया कितना होगा, लास्ट टाइम लिखा सब कुछ। एन क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, टाइम। आप सोचोगे सर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम तो कट नहीं जाएगा ये, हाँ? हेलो, समझो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, और टी मतलब क्या है, कितनी देर के लिए काम करवा रहे हैं। हेलो, वे कितनी देर के लिए इसको अपने फील्ड में रखा है, वो टी तो वो है। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, एन मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितनी फ्रीक्वेंसी से आप इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करा रहे हैं। क्लियर है, फॉर्मूला याद रहेगा, वांट बी ए। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट एंड लास्ट पेज। क्या लिखा है, मैग्नेटिक शील्डिंग। समझना भैया, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक शील्डिंग पढ़ा है, ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई इफेक्ट ना हो, यही तो होता है। इन द सेम वे मैग्नेटिक शील्डिंग मतलब ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट ना हो। बोलो, तो वहां तो आप कंडक्टर यूज लेते थे, कुछ याद है, इलेक्ट्रो नाम सुना है। हेलो, अरे देवताओं, कुछ तो बोलो रे, समझो इधर, ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई इफेक्ट ना हो। समझ में आया। तो दो तरीके हैं हमारे पास ये काम करने का। कितने तरीके, देखो, जो आपकी जो हाथ की घड़ियां होती है ना, रिस्ट वॉचेस, उसका जो केस बना होता है वो भी सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ऐसे गोल। इसके अंदर आपका घड़ी का जो डायल वगैरह वो लगा होता है, ये किसका बना है, सॉफ्ट आयरन। फायदा क्या होता है सॉफ्ट आयरन का बनाने का, एक तो वो मोल्ड जल्दी से हो जाएगा, जो भी शेप देना चाहोगे हो जाएगा। दूसरी बात, ये सॉफ्ट आयरन जो है, ये कौन सा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का म्यू आर ज्यादा होता है। म्यू आर मतलब परमिशन ज्यादा देता है, फील्ड को अपने में से गुजरने की परमिशन ज्यादा देता है। तो अगर ये फील्ड में रखा भी सही है आपने, तो क्या होगा, वो फील्ड लाइंस कहां से पास होगी, उस मटेरियल के अंदर से। तो उसके जो अंदर का जो रीजन बचा वो क्या होगा, फील्ड से फ्री होगा। समझ में आया। सोचो, जैसे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट करती है, अब उसको आपको फील्ड से बचाना है, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, एक लोहे का बक्सा बना लो, लोहे का बॉक्स बनाओ, एक सॉफ्ट आयरन का बॉक्स बनाओ, उसमें उसको रख दो, तो क्या होगा, बच जाएगा। कैसे, भाई फील्ड लाइंस जाएगी कहां से जाएगी, उस मटेरियल से जाएगी, अंदर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। समझ में आ गया। तो पहला तरीका क्या होगा, सॉफ्ट आयरन का बॉक्स बनाओ, उसके अंदर उस डिवाइस को रख दो, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। बेटा इसको स्टैंड बोलते हैं, इसको लगाने से नींद आती है, इसको हटाओ। समझ में आ गया, नहीं आया। तो ये तरीका हुआ फर्स्ट, कौन सा मटेरियल यूज लिया हमने, सॉफ्ट आयरन। सेकंड तरीका क्या होता है, देखो उसमें लिखा है आपके मॉड्यूल में, सुपर कंडक्टर लिखा है, उसके नीचे लिख दो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। सुपर कंडक्टर लिखा है ना, सेकंड डायग्राम देखो, एक डायग्राम ऐसा बना हुआ होगा, उसके बगल में एक डायग्राम और बना हुआ है, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर। उसके नीचे लिखो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसके लिए काई क्या होता है, नहीं, -1। काई क्या होता है इसके लिए, -1। तो म्यू आर कितना हो जाएगा, 0। याद करो म्यू आर इक्वल टू क्या लिखा था, 1 प्लस काई। काई कितना, -1, तो माइनस प्लस, अरे 0 हो गया ना। म्यू आर 0 मतलब नो परमिशन, नहीं आया। देखो डायग्राम में देखो, बीच में गोला बना हुआ है, फील्ड लाइन उसके आसपास से जा रही है, नहीं आया। इसका मतलब क्या किया, जो डिवाइस जिसको बचाना था, उस डिवाइस को किसको बना दो उस डिवाइस को किसका बना दो, सुपर कंडक्टर का। किसका, ताकि उसके आसपास फील्ड लाइंस भटके भी नहीं समझ में आया। लेकिन ये एक चीज है, ये कंसेप्ट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली यूज जो लेंगे, कौन सा लेंगे, आयरन बॉक्स। कौन सा क्योंकि जो डिवाइस बनाना है हमारे को, मान लीजिए उसके लिए सुपर कंडक्टर सुटेबल है ही नहीं, बोलो, तो फिर कैसे काम में ले लेंगे भाई उसको। क्लियर है। तो जो मेन जो है, मोस्टली जो यूज आता है, कौन सा आएगा कौन सा आएगा,
सॉफ्ट आयरन का केस बॉक्स। क्लियर है? आवाज ही नहीं है यार। तो ये होता है मैग्नेटिक शील्डिंग। क्या मैग्नेटिक शील्डिंग समझ में आया आपको? नहीं आया? आ रहा है क्या भाई? पूरा क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बोलते हैं? समझना थोड़ा सा। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब क्या? कि जैसे एक हमने एक सोलेनोइड लिया। क्या लिया? इस पे से वाइंडिंग बना दी, करंट फ्लो करा दी, और इसका फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। मान लीजिए ये वैल्यू आई 5 टेस्ला। कितना आया? अच्छा, ये टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोलते हैं इसको? तुम करंट फ्लो कराओगे तो फील्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलो। करंट फ्लो कराया तो मैग्नेट की तरफ भी कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका ये वाला पोल कौन सा बनेगा? नॉर्थ। ये वाला बताया था मैंने। सोलेनोइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अरे सिखाया था। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब का डायरेक्शन नॉर्थ पोल दिखाता है। दिस फेस बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल, दिस एज अ साउथ पोल। क्लियर है? नहीं आया? तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कौन सा मैग्नेट है? टेम्परी। क्यों? करंट फ्लो कराओगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए 5 टेस्ला फील्ड जो है वो हमारे कम पड़ रही है, इससे हमारा काम नहीं हो रहा। हमें चाहिए कम से कम इसका 80 टाइम्स, दैट इज 400 टेस्ला फॉर एग्जाम्पल। कितना चाहिए? 400 टेस्ला। तो क्या करूं? टर्न्स बढ़ा दूं? बोलना आसान है, करना बहुत टफ है। सुनना कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कैसे? अगर मान लीजिए 1 मीटर लेंथ का वायर था, 1 मीटर लेंथ है सोलेनोइड का, उसमें 100 टन बन रहे थे। कितने? अब इसको करना 80 गुना, मतलब करने 8,000 टन। कितने बनाने? पहले कितने थे? 100। अब कितने बनाने पड़ेंगे? उसी लेंथ पे। टफ टास्क हो जाएगा, बहुत मोटा सा बन जाएगा, बहुत ज्यादा वायर चाहिए होगा, खर्चीला काम है। करंट को कर दो चलो। करंट अगर 80 टाइम्स कर दी, मान लीजिए पहले करंट फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर, अब कितना होगा? 80 एम्पियर। 80 एम्पियर करंट कर दो, जल जाएगी वाइंडिंग की। वाइंडिंग ही जल जाएगी। क्लियर है? मतलब ये सौदा भी क्या है? नुकसानदायक। तो तुम इसी पे क्यों उलझे हो बेवकूफों? आगे ये भी तो है। थोड़ा इससे भी तो बात कर लो। इसी से करना जरूरी है क्या? है? आगे भी तो है ये। कौन है ये म्यूनोट क्यों लिखना पड़ा? कोई मीडियम नहीं था, वैक्यूम था। अरे तो मीडियम डाल दे। क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम लोग एक आयरन का रोड इसमें इंसर्ट कर दो। किसका? अगर आयरन का रोड इसमें डाल देंगे तो क्या अब वैक्यूम रहेगा? क्या मीडियम आ गया? और हमने आयरन का रोड भी कौन सा लिया? जिसका म्यू आर 80 हो। आजा। कितना लिया? तो फील्ड का फॉर्मूला नया क्या बनेगा? म्यू नॉट म्यू आर एन आई। म्यू आर कितना? 80। एन आई पहले जैसा ही रख ले। फील्ड कितना आ जाएगा? 400 टेस्ला। नई बात समझ में आई? अब सोच रहे सर ये भी तो महंगा है। किसका है ये? सॉफ्ट आयरन। क्या बोला मैंने? सॉफ्ट आयरन मतलब लोहा। हिंदी में बात करते हैं लोहा। लोहा मतलब क्या भाव? 60 रुपए किलो। हाँ प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। पहले 40-45 रुपए किलो मिलता था। अभी कितना? 60 मान लो, 100 रुपए मान लो, 70 मान लो। 60-70 रुपए किलो आता है लोहा। हेलो, खर्चीला है क्या? नहीं है भैया। समझ में आया? उधर तुम करंट को 80 टाइम्स करते ना, वाट लग जाती है हमारी, वाइंडिंग जल जाती। हेलो, क्लियर है? क्या कर देंगे हम लोग? म्यू आर को कितना ले लेंगे? 80। सेम फील्ड मिल जाएगा बिना किसी चेंज किए एन और आई में। क्लियर हुआ? नहीं आया? अब समझो इसका यूज क्या है। जैसे आपने डंपिंग यार्ड्स देखे हो, प्रैक्टिकली ना देखे हो, मूवीज में देखे हो। डंपिंग यार्ड उसमें बहुत सारे एक के ऊपर गाड़ियां पड़ी होती है, डंप्ड गाड़ियां पड़ी होती है। तो क्या उसको उठा के मैनुअली रखते हैं क्या? तो क्रेन से उठाते हैं, क्रेन से। अब जो क्रेन यूज लेते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है। अगर उस क्रेन पे परमानेंट मैग्नेट लगा ले, कार को चिपकाया, वहां ले जाके छुड़ाएगा कौन? छूटेगा क्या? सर कौन सा लेना पड़ेगा? जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट जैसे ही मैग्नेट को कार के पास ले गए, करंट स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा। कौन सा पोल? कोई ना कोई पोल बना लेगा, चिपकेगा, वहां जाके स्विच ऑफ कर दिया, छोड़ दिया बस। क्लियर है?
बात समझ में आई? नहीं आई। इसके अलावा जो किसी की बुलेट लग जाए, गोली मार दी किसी ने, गोली किसकी बनी होती है? लोहे की। उसको निकाल कर नाले के लिए क्या करना पड़ेगा? चीर फड़ा करना पड़ेगा। बोलो। एक स्ट्रॉन्ग अगर मैग्नेट पास रख दो, है तो बुलेट ही ना, आ जाएगी बाहर निकल के। नहीं आएगी क्या? नहीं, ये भी एक केस के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा ये काम आ जाता है, हमेशा नहीं। अरे मैं मजाक थोड़ी नहीं कर रहा हूँ भैया, लिखा है यार, ऐसे थोड़ी नहीं चल रहा है। सेकंड पॉइंट यही लिखा है, क्या बात कर रहे हो तुम यार, हवा में बातें नहीं चल रही है। हाँ मैं समझा, भले ही मजाक मजाक में रहा हूँ, ताकि चीजें जल्दी से एक्सेप्टेबल हो जाए। हेलो, लोहा 60-70 रुपए किलो ही मिलता है मार्केट में, भाव पता कर लेना। और ये सॉफ्ट आयरन बोल रहा हूँ ना, सॉफ्ट आयरन मतलब लोहा ही तो है, और क्या है। हेलो। हाँ, समझो बातों को, क्लियर है? एक और चीज, अरे पेन को क्या हो जाता है? देखे होंगे, अरे देखे होंगे भैया। क्या है? ट्रेलर है, इस पे ये बहुत बड़ा हेवी लोड रख दूं, कुछ भी हो सकता है। अब देखा होगा आपने, ट्रेलर के ऊपर कम से कम 5-7 जेसीबी जा रही होती है। जेसीबी खुद हाथी होता है, इतने सारे हाथियों के साथ लेके जाता है, ले जाता है। हेलो, क्या बताना चाह रहा हूँ, समझना। ट्रैक्टर ट्रॉली देखा है? तो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जोड़ते किससे हैं? उसके आगे एक गोला सा लगा होता है, उसको इसमें पीछे डालते हैं, और वहां पर एक आयरन रोड फंसा देते हैं, तो वो खींच के ले जाता है। एक ही क्यों फंसाते हैं? ताकि वो घूम सके ऐसे ऐसे, ट्रैक्टर इधर मुड़े तो वो भी इधर मुड़ जाए। हेलो, अगर दो लगा दूं, सीधा चलेगा फिर वो? हेलो, ट्रैक्टर के पीछे भी जो सीधी चलेगी वो मुड़ेगी क्या? इसलिए एक ही लगाते हैं। हेलो, उसमें काफी बार हेवी लोड डाल देते हैं, काफी बार, तो धीरे धीरे वो आयरन काफी मोटा होता है, धीरे धीरे क्या होता है वो लोड, वो बेंड होने लग जाता है, और कभी कभी टूट जाता है, तो फिर से नया डालना पड़ता है। बोलो। कुल मिला के काम चल जाता है उससे, चल जाता है। थोड़ा दिमाग लगा। ये इसका आगे का खींचने वाला इंजन, इस हाथी को खींचना है, कौन खींचेगा? आगे का इंजन, ये खींचेगा। अब इससे इसको जोड़ते हैं, अब जोड़ू कैसे? आयरन का रोड डाल दूं, तोड़ देगा। अरे इतना हेवी लोड है यार, क्या कर देगा? तुम मोटर डाल दो, तो भी तोड़ देगा। हेलो, नहीं समझ में आया? तोड़ देगा उसको, फिर क्या करें? दो चार डाल दो, दो चार, दो चार मुड़ेगा नहीं, सीधे चलेगा बिल्कुल। इतने बड़े हाथी को सीधा चलाना पॉसिबल है? तो फिर क्या करें? इसलिए क्या करते हैं, वहां पर आपने ध्यान से देखा हो कभी, तो यहाँ दो प्लेट्स लगी होती है, एक इसके ऊपर लगी होती है, एक इसके ऊपर लगी होती है। ये ऐसे चिपके होते हैं, कैसे? ऐसे। ये होती है मैग्नेटिक कपलिंग। कौन सी कपलिंग? मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे वायर निकले होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, इसको बनाएंगे मान लीजिए नॉर्थ पोल, इसको क्या बना देंगे? साउथ पोल। क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसको ऐसे उछल उछल के चलना नहीं, गाड़ी को चलना सीधा ही है, ऐसे ऐसे ये मूवमेंट कर सकता है आराम से, चिपका रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। क्लियर है? आपने देखा होगा ये आराम से चलता है। कभी ऐसा देखा कि आगे भाग गया, छोड़ गया इसको बीच रास्ते में? अरे बोलो। अरे ये भाग गया हो और छोड़ गया हो उसको, ऐसा देखा कभी ऐसा? अरे इतने हेवी लोड को ये सिर्फ ये मैग्नेटिक कपलिंग खींच लेती है। इसका मतलब सोचो कितना पावरफुल है ये कपलिंग। क्लियर है? नहीं समझ में आया? कौन सी कपलिंग? मैग्नेटिक कपलिंग। इज इट क्लियर? ये कुछ यो सिखा रहा हूं, क्या आपको बातें समझ में आई? तो फाइनली इसी के साथ मैग्नेटिज्म कंप्लीट होता है। ये बात मतलब गला गया देखा। सुनो भैया, आपको 3 बातें बताई इसमें, पहले फील्ड, फिर फोर्स, फिर मैग्नेटिक मोमेंट। आपका एक टास्क देता हूं, आपको टी डायग्राम बनाने हैं। सिखाया था एक बार, फील्ड का डायग्राम, फील्ड ड्यू टू बीएसएल, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनोइड, टोरॉइड, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, सिखाया था। वो बनाओ, उसको बार बार जब तुम रिवाइज करोगे तब सीखोगे। क्लियर है? अदरवाइज भूलते जाओगे बातों को।
मशीन है क्या हम लोग? रोबोट की तरह ऐसा ऐसा किया हो गया यार, चिट्टी एक करता ऐसे किया हो गया, आदमी इंसान अगर ऐसे ऐसा हो गया मतलब फिर आप चेक करा लो अपने आप को। हाँ ठीक है भाई, इसका मतलब इंसान नहीं है, भूलना तो फितरत है। तो याद कैसे रखें? एक ही तरीका, रिवाइज करो। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरी तरफ से मॉड्यूल 5 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो कंप्लीट हो गया है। सारा बिगिनर बुक्स कंप्लीट करने, एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट करने। डिस्कशन करना मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूंगा डिस्कस कर लूंगा। आपकी तरफ से कंप्लीट रहना चाहिए। ओके, तो आज के लिए तो सफिशिएंट है। ओके बच्चों, अरे सही है, समझ में आया भैया? मजा आया या उड़ गया ऊपर से? ओके, ठीक है बच्चों।